अच्छा विद्यार्थियों, आज हम सेनापति चैप्टर भाग 2 में उनके अगले कवित्त का अध्ययन करेंगे। हम पहले पढ़ा है कि सेनापति के द्वारा ऋतु वर्णन किया गया और ऋतु वर्णन करने में सेनापति का स्थान कोई भी कवि नहीं ले सकता है। पहले जो कवित्त था उस कवित्त में सेनापति के द्वारा वसंत ऋतु का वर्णन किया गया था और वसंत ऋतु को एक राजा की भांति दर्शाया गया था। यह राजा की भांति बताने का कार्य किया गया था। उसी संदर्भ में अगले जो दो कवित्त हैं या अगले जो उनके कवित्त हैं उनमें भी ऋतु वर्णन किया गया है, जिसमें जो पहला पद है उसके अंतर्गत या दूसरे पद के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का श्लेष के माध्यम से एक साथ वर्णन कवि के द्वारा कर दिया गया है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा या उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, देखें चित अंबर जले हैं चार ओर छोर, तेन तरवर सब ही को रूप हर है। महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मान पर है। दारुण तरन तर नदिशों को पावे सब, सीरी गण चाह चाहे वे ही चित दर है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के समकर है। देखे देखे माने देखने पर, छित छित कहा जाता है धरती को, अंबर कहा जाता है आसमान को, जल है माने जल रहे हैं, जलना या जल ही जल। देखो श्लेष अलंकार है इसके अंतर्गत, तो प्रत्येक शब्द का जो ऐसे शब्द हैं इन शब्दों के एक के दो दो अर्थ निकलेंगे श्लेष के माध्यम से। चार ओर छोर, तेन तरवर, तरवर सब ही को रूप है। तरवर का अर्थ होता है पेड़ पौधे, सभी को रूप है। महाजर माने अत्यधिक झरना या अत्यधिक लगना या फिर भारी झड़ी। लागे जो तो भादव, भादव के दो अर्थ श्लेष अलंकार है यहाँ पर भी। यदि ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में लेंगे तो भादव का अर्थ होगा दावाग्नि, जंगल की आग, और यदि वर्षा ऋतु के संदर्भ में इसका अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ होगा भादों का महीना। होत चले, जलद, जलद का अर्थ यदि ग्रीष्म ऋतु को उसमें लेते हैं तो जलद का अर्थ होता है तेज, और यदि वर्षा के अर्थ में रहते हैं तो जलद का अर्थ होता है वर्षा। पवन तन सेक मान पर है। दारुण तरन, तरन के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर, फिर श्लेष अलंकार है। तरन यदि हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में लेंगे तो सूर्य, और यदि वर्षा ऋतु के संदर्भ में लेंगे तो नाव। सीरी घन चाहे चाहे वे चित्त दर है, घन बादलों को कहा जाता है, और यदि वर्षा ऋतु के उसमें लेंगे तो पेड़ों की छाया को कहा जाता है। देख चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के समकर है। अब देखिए इसके दोनों अर्थ एक साथ हम ग्रहण करेंगे या दोनों अर्थों को एक साथ हम देखेंगे। तो पहला जो अर्थ है ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में हम इसका अर्थ या इसकी व्याख्या करते हैं। देखे चित अंबर जल है चार ओर छोर, तेन तरवर सब ही को रूप हर है। कवि सेनापति ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखें चित अंबर जल है चार ओर छोर, कहते हैं कि धरती और आकाश को ग्रीष्म ऋतु में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर छोर से ग्रीष्म ऋतु ने पृथ्वी और आकाश को जला दिया है। या ग्रीष्म ऋतु के कारण या ग्रीष्म की गर्मी के कारण धरती और आसमान जल रहे हैं। वापस सुनिए, देखे चित अंबर जल है चार ओर छोर, तिन तरवर सभी को रूप हरे। देखे माने देखे देखने पर, चित माने धरती, अंबर माने आसमान, जले माने जल रहे हैं चारों चारों ओर छोर से। तो क्या अर्थ बनेगा? कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती और आकाश को ग्रीष्म ऋतु में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के कारण चारों ओर छोर से धरती और आकाश जल रहे हैं। तेन तरवर सभी को रूप हरे। कवि सेनापति कहते हैं कि उस ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के कारण या उस ग्रीष्म ऋतु की गर्मी ने सभी पेड़ पौधों के पत्तों को सुखाकर या सभी पेड़ पौधों को सुखाकर उनकी हरियाली का हरण कर लिया है या उनकी हरियाली को दूर कर दिया है।
महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो पर है। कवि सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली लू यानी गर्म हवा जो दावाग्नि के समान आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। दावाग्नि जंगल की आग को कहा जाता है। महाजर लागे जो तो भादव के होचर, कवि सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा दावाग्नि की तरह या जंगल की आग की तरह आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जलद पवन तन सेक मानो पर, और ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म और तेज हवा उसी अग्नि से अपने शरीर को सेकने का कार्य करती है, या फिर ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली वह गर्म हवा मानो प्राणियों के शरीरों को सेकने का या जलाने का कार्य कर रही है। वापिस सुनिए, महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो पर है। कवि सेनापति कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा दावाग्नि की तरह या जंगल की आग की तरह आगे बढ़ती हुई चली जाती है या बढ़ती हुई चलती है। जलद पवन तन सेक मानो पर है, और इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली वह गर्म हवा प्राणियों के शरीरों को सेकने का कार्य कर रही है या जलाने का कार्य किया जा रहा है। दारुण तरन तर नदी सो को पावे सब, सीरी घन चाहे चाहे वही चित्त दर है। कवि सेनापति कहते हैं कि दारुण, दारुण का अर्थ यहाँ पर है तेज, या दारुण का अर्थ यहाँ पर है कठिन। दारुण तरन माने सूर्य की भीषण, दारुण भीषण, तर माने दारुण तरन सूर्य की भीषण गर्मी से बचने के लिए प्राणी तर नदी सुख पावे सब, सभी व्यक्ति नदी के जल में स्नान करके सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या नदी के संपर्क में जाकर उसकी गर्मी से बचने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। सीरी घन चाहे चाहे वे चित्त धर है, और ग्रीष्म ऋतु की उस गर्मी से बचने के लिए सभी प्राणी घने पेड़ों की छाया के अंदर जाकर अपने हृदय को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, या अपने हृदय को या अपने शरीर को गर्मी से बचाने का प्रयास किया जाता है। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के समकर है। कवि सेनापति कहते हैं कि यह उनकी कविता की चतुराई है कि उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी अपने श्लेष के माध्यम से किसके समान, वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। देखें चतुराई, देखो चतुराई सेनापति कविता है, जो कि देखिए यह सेनापति की कविता की चतुराई है कि उन्होंने ग्रीष्म विषम वर्षा के समग्र, क्योंकि उन्होंने भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी किसके अनुसार, वर्षा ऋतु के समान कर दिया है या बरसात के समान कर दिया है। ये तो था किसके संदर्भ में अर्थ, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। अब इसका अर्थ वर्षा ऋतु के संदर्भ में सुनिए कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार इसका वर्णन किया जाएगा। और इसका अर्थ विद्यार्थियों आपको इम्पोर्टेंट व्याख्या है, शुरुआत में पूछी भी गई है और आने के इसमें से प्रश्न भी इसका बन करके आता है यहाँ से, इस चैप्टर से। तो क्योंकि इसमें एक साथ दो अर्थ छिपे हुए हैं और श्लेष अलंकार का कवि पूरे कवित्व में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हर एक अर्थ दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं, एक अर्थ में ही कई अर्थ छिपे हुए हैं। तो जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं और तो वहाँ उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है श्लिष्टता के आधार पर। तो यहाँ पर अब वर्षा ऋतु के संदर्भ में हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि देखें छित अंबर जल ही चार ओर शोर तिन तरवर सब हिको रूप हर है। महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मान पर है। दारुण तरन तर नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाहे चाहे वे चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कार्य है। देखे छित अंबर जल है चार ओर छोर। देखिए कवि सेनापति श्लेष के माध्यम से वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चित्त माने धरती, अंबर माने आसमान की धरती और आसमान में चारों ओर देखने पर बादल ही बादल या जल ही जल दिखाई देता है।
वापिस सुनिए। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु में धरती और आकाश को देखने पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तिन तरवर सभी को रूप हर है। इस जल प्रलय बाढ़ आदि ने पेड़ पौधों को उजाड़ उखाड़ करके उनके रूप का हरण कर लिया है, या पेड़ पौधों को तोड़ करके नष्ट कर दिया है। महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, जलद पवन तन सेक मानो पर है। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा की यह झड़ी, अत्यधिक झड़ी भादों के महीने तक लगी हुई रहती है, अर्थात वर्षा का यह रूप हमें भादों के महीने तक दिखाई देता है, या लगातार भादों के महीने तक यह बरसात लगातार होती रहती है, और भादों के महीने के बाद ही हमें सूर्य के दर्शन हो पाते हैं। महाजर लागे जो तो भादव की होत चले, भादव के दो अर्थ बताए थे। यदि ग्रीष्म के अर्थ में लेंगे तो भादव का अर्थ था दावाग्नि, जंगल की आग, लेकिन यदि वर्षा ऋतु के संदर्भ में लेंगे तो भादव का अर्थ है भादों का महीना। कि महाजर लागे जोत भादव की होत चले, कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा की यह महाजड़ी कौन से महीने तक, भादों के महीने तक लगातार लगी हुई रहती है। जलद पवन तन सेक मानो पर है, और वर्षा ऋतु में जलद यानी बादल, पवन यानी हवा के साथ, या हवा वर्षा ऋतु में जो हवा होती है वह बादलों के संपर्क में आकर शीतलता को प्राप्त कर लेती है, और ऐसा लगता है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को शीतलता प्रदान करने का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। दारुण तरन तर नदीसों को पावे सब, सीरी घन चाहे चाहे वे चित धरे। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु में किसको, नदी नालों को, किसके माध्यम से, नदी नाव के माध्यम से पार करना भी मुश्किल हो जाता है। दारुण तरन तर नदीसों को पावे सब, कवि सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु में नदियों को नाव के माध्यम से भी पार करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। नदीसों को पावे सब, और वर्षा ऋतु में सभी नदी नाले सुख को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर सुख को प्राप्त होने से अभिप्राय है कि उनमें पानी आ जाता है, और पानी का आवाक होने के कारण या पानी बढ़ जाने के कारण वो अच्छी दिखाई देती हैं, उनमें जल स्तर बढ़ जाता है, तो वो नदी नाले सबको प्राप्त हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। तो ऐसी स्थिति में नदी को नाव के माध्यम से भी पार करना मुश्किल बताया गया है, नदी के माध्यम से भी पार करना मुश्किल हो जाता है। सीरी घन चाहे चाहे वे ही चित धर है, कवि सेनापति कहते हैं कि सीरी घन छा कि वर्षा ऋतु में प्रत्येक प्राणी किनकी बादलों की छाया में, सब पर घने बादलों की छाया सिर पर मंडराती हुई रहती है, जो उनके चित्त को प्रसन्न करती है। चित्त धर है, या फिर सभी व्यक्ति उन बादलों की छाया से या उन बादलों से अपने बचाने का प्रयास करते हैं, या बादलों की जड़ी से अपने को बचाने की अभिलाषा उनके द्वारा की जाती है। देखो चतुराई सेनापति कविताएं की जो ग्रीष्म विषम वर्षा के समकर है। कवि सेनापति कहते हैं कि यह तो सेनापति की कविता की चतुराई है कि उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किसके समान, ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। वर्षा ऋतु को किसके समान अभिव्यक्त किया है, ग्रीष्म ऋतु के समान अभिव्यक्त कर दिया है। ये था इनका पहला दूसरा कवित्व, जिसमें इन्होंने वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन दोनों का एक साथ वर्णन किया। अगली जो इनकी देखिए यहाँ पर देखो चतुराई कवि सेनापति ग्रीष्म विषम वर्षा के समकर है, सम उपमा अलंकार है। उसके बाद देखे चित्र अंबर जले हैं चारों ओर छोर, यहाँ अंबर को देखिए, और इधर ये भादव का महीना यहाँ पर ये आया था, दारुण आया है, तरन आया है। तो इन सारी स्थितियों में द्व्यर्थी होने के कारण श्लेष अलंकार भी है, कवित्व छंद है, और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के संदर्भ में हमने पहले बतला दिया था कि सूरदास, तुलसीदास नहीं, ब्रज के नहीं है, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। देव और सेनापति ये तीनों का भी अपने सिलेबस में ऐसे हैं जिनकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। अब हम इनका अगला जो कविता हुए पढ़ेंगे कि दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की जमक अति घोर घन घोरते कोकिला कलापी कल कुंजत हिंजित तित शिखरत शीतल समीर की झकोरते सेनापति आवन कयो मन भावन सुलघु तर सावन विरह जुर जोरते।
आयो सखी सावन मदन सर सावन, लगो बर सावन सलिल चहु ओरते। देखिए यहाँ पर भी कवि के द्वारा वर्षा ऋतु के अंतर्गत सावन मास का या सावन के महीने का वर्णन किया गया है। दामनी का अर्थ होता है बिजली। दामनी बिजली को कहते हैं। सुर इंद्र को कहा जाता है, चाप धनुष को कहा जाता है। सुरचाप इंद्रधनुष, वर्षा ऋतु में जो इंद्रधनुष बनता है तो उस इंद्रधनुष को बताया गया है। घटा की झमक अति घोन करते। कोकिला, कोकिला कहा जाता है कोयल को। कलापी मोर को कहा जाता है। कल माने मधुर, गूंजत माने गूंजते हैं, जित चित माने इधर उधर। सीकर कहा जाता है जल की बूंदों को। सीकर किसे कहते हैं? जल की बूंदों को। समीर कहा जाता है हवा को, कि जल की बूंद से बूंदों के स्पर्श से जो हवा है वो कैसी बहती है? शीतलता को प्राप्त करती है। यहाँ पर मन भावन, मन भावन का अर्थ है मन को अत्यधिक प्रसन्न करने वाले, तरसावन वाले। अत्यधिक तरसा रहा, विरह माने विरह रूपी अग्नि अत्यधिक जोर से। आयो सखी सावन, सावन का महीना। मदन कहा जाता कामदेव को। और सर सावन का अर्थ होता है तड़पाने का कार्य कर रहा है। लगो बरसावन सलिल चहु उड़ते। सलिल कहा जाता है पानी को, अर्थात इस वर्षा ऋतु में पानी की झड़ी या बादलों के द्वारा अत्यधिक बरसात करने का कार्य किया जा रहा है। अर्थ देखिए, दामनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर। तो देखिए यहाँ पर एक विरहिणी नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए बतलाई गई है कवि सेनापति के द्वारा, कि सावन के महीने में जो एक विरहिणी नायिका है जिसका पति या जिसका प्रेमी प्रियतम उसके पास नहीं है, तो वर्षा ऋतु में वह किस प्रकार अपनी सखी को अपने अनुभव बता रही है। कि दामनी दमक सुर चाप की चमक सा, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह विरहिणी नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर। हे सखी, सावन मास का महीना आ गया है। इसमें हम सावन में कि हे सखी, सावन मास का महीना आ गया है। दामनी चमक, दमक, सुर चाप की चमक श्याम, अब बिजली चमक रही है, यह बिजली चमक रही है। और सुरचाप की चमक, और आसमान में सुरचाप यानी इंद्रधनुष भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की चमक अति घोर घन घोरते। और काली, श्याम काली को कहा जाता है, और काली घटाएं आसमान में इधर उधर घनघोर यानी उमड़ घुमड़ रही हैं, उनके द्वारा गर्जना करने का कार्य किया जा रहा है। दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोरते। कवि सेनापति कहते हैं कि वह विरहिणी नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आ चुका है, आकाश में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष की चमक साफ दिखाई दे रही है, और काली घटाएं आसमान में अत्यधिक घनघोर अर्थात अत्यधिक गर्जना कर रही हैं, गर्जना करने का कार्य किया जा रहा है। कोकिला कलापी कल कूंजत है जितते। वह गृहिणी नायिका कहती है कि हे सखी, इस वर्षा ऋतु में अब कोयल और मोरों की, वर्षा ऋतु में कोयल और मोरों की मधुर ध्वनि या मधुर आवाज़ें इधर उधर से सुनाई दे रही हैं, जो मेरे विरह को अत्यधिक बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। कोकिला कलापी अर्थात हे सखी, वर्षा ऋतु में कोयल और मोर की मधुर ध्वनि, मधुर आवाज़ें जित चित इधर उधर सुनने को मिल जाती हैं, इधर उधर से आ रही हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोर थे। और वर्षा ऋतु में जो वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरे भी कि हे सखी, शीतल सीकर यानी वर्षा की बूंदों के संपर्क में आकर हवा भी शीतलता को प्राप्त हो गई है, हवा ने भी शीतलता को या ठंड को प्राप्त कर लिया है। सेनापति आवन कहो मन भावन सु, वह सखी कहती है, सेनापति कहते हैं कि वह विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी,
आवन कहो मन भावन सो, अर्थात मेरे मन को अत्यधिक भाने वाले मेरे प्रियतम ने मुझे सावन मास के महीने में आने की कहा था कि सावन मास के महीने में मैं जरूर आऊँगा, लेकिन वे अब तक नहीं आए हैं। लगोतर सावन विरह जुर जोड़ते, इसलिए इस सावन के महीने में मुझे विरह रूपी अग्नि अत्यधिक जलाने का कार्य कर रही है। यह विरह रूपी अग्नि के द्वारा मेरे शरीर को तपाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे विरह का ज्वर जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के कारण, प्रियतम के न आने के कारण मेरा विरह संताप अत्यधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लगो बर सावन सलिल सहु ओर से। वह नायिका अपनी सखी से कहती है, हे सखी अब सावन का महीना आ चुका है। मदन सर सावन और वर्षा अत्यधिक, अर्थात सावन का महीना या वर्षा ऋतु आने के कारण मदन सर सावन अर्थात कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है, अर्थात कामदेव के द्वारा मेरे मन को विचलित करने का कार्य किया जा रहा है। लगोतर सावन मदन सर सावन, लगो बर सावन सलिल सब ओर से, और इतना ही नहीं, अर्थात कामदेव सावन या वर्षा ऋतु के आने से कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है, अर्थात सावन आने से काम भावना मेरे मन में उद्दीप्त हो रही है और चारों ओर सावन जोरदार वर्षा करने लग गया है। लगो बर सावन सलिल चौर से, या फिर सावन के महीने से बादल चारों तरफ से अत्यधिक वर्षा करने का कार्य कर रहे हैं, या अत्यधिक वर्षा करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण अत्यधिक बरसात की झड़ी के कारण मेरा हृदय अत्यधिक विचलित हो रहा है, मेरे मन को विचलित करने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और सबसे बड़ी बात इसमें वर्षा ऋतु की प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर वो सेनापति के द्वारा किया गया है। और दूसरा, शब्द चित्र एवं दृश्य बिंब अत्यंत आकर्षक है। कवि ने दृश्य बिंब, यानी कि दृश्य बिंब कहा जाता है जब कोई कविता के माध्यम से, कोई कवि हमारे शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक दृश्य उत्पन्न कर देता है, तो उसको पढ़ने पर हमारे सामने एक तरह से वर्षा का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो शब्द चित्र हैं और शब्द चित्र के माध्यम से जो दृश्य बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है, वो एक अकल्पनीय, उनकी कल्पना कह सकते हैं कि एक साधारण सा कवि इस प्रकार की कल्पना उस समय नहीं कर सकता था जिस समय सेनापति के द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए ये आया है, आयो सखी सावन मदन वर सावन, यहाँ पर यमक अलंकार है, सावन सर सावन, सर को अलग कर देंगे, सावन हो जाता है तोड़ने के कारण। तो यहाँ पर जिस प्रकार यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार ही हम लिखेंगे सीधा। और वैसे पूरे उसमें अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ ही यहाँ पर जो कवित्व छंद है और वही ब्रजभाषा है जो हम लिखते हुए, शुरू से ही लिखते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और वीडियो को बार बार देखना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। मैंने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे इतने विद्यार्थी हैं, लेकिन उनमें से ना तो उतनी मिनट ही हुई है कि अगर 25 मिनट का वीडियो हम सभी विद्यार्थी देख लेते हैं, उसमें को तो नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर बाद में आप लोगों को परेशानी ये होगी कि कक्षा के अंतर्गत जब ये क्लास पढ़ाई जाएंगी तो जो सामग्री आपके पास भेजी गई है उस पर इतना फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम भी समय को देखते हुए, बोर्ड क्लास को देखते हुए क्या करेंगे, कक्षा के अंतर्गत अपने सिलेबस की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो इससे ये है कि आप इन वीडियो को बार बार देखते हुए रहें, क्योंकि हम घर पर इतने समय तक बैठे हुए रहते हैं, तो उसका हमें कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। वैसे होमवर्क जो आता है, कई बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा होमवर्क में, लेकिन नहीं, हमें अपने सिलेबस की ओर ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से धन्यवाद।